की एपिसोड 7। मैं हूँ लाइबा और जैसा कि आपको पता है कि हम हर एपिसोड में एक नया स्टूडेंट लेकर आते हैं जो कि अपनी कैंपस लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करता है और बहुत बहुत अच्छी बातें हमें बताते हैं। तो आज हमारे साथ है एहसन अली जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं नसीक से और वो हैं अभी 3rd ईयर में। अलॉन्ग विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो परफॉर्मर भी हैं और गिटारिस्ट भी हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि ये दो डिफरेंट फील्ड्स वो किस तरह से लेकर चल रहे हैं। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम एहसन, वेलकम टू द शो। Walaikum assalam. Thank you for inviting me in your show. द प्लेजर इज ऑल ours. सो एहसन, मैंने तो आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं अपने बारे में। ओके, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यूएस से SC9 मेरी मेरी क्लास है जो कि 9th बैच है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 18th बैच 2K18th बैच। और इसके अलावा मैं मंडी भाउद्दीन से हूँ बेसिकली और इस्लामाबाद में भी रहता हूँ। अभी तो मंडी भाउद्दीन में अपने घर ही हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। और यस, ओके, यू मेंशन कि आप जो है परफॉर्मर भी हैं, गिटारिस्ट भी हैं और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर रही हैं। तो ये बिल्कुल दो डिफरेंट किस्म की फील्ड्स हैं। तो ये आप कैसे परस्यू कर रही हैं दोनों साथ साथ? इज इट जस्ट कि शौक है, मैंने बस गिटार एज अ गिटारिस्ट आपका सिर्फ मतलब गिटार बजाना सिर्फ शौक है? पहले पहले तो मैं सिर्फ वोकलिस्ट था, तो गिटार तो मैंने अभी ही सीखा है। और मेनली मैं ज़्यादातर जो परफॉर्म करता हूँ वो भी एज अ वोकलिस्ट ही करता हूँ। और ये बचपन से ही मैं ये इस पे परफॉर्म करता था मोस्टली, मतलब नाते वगैरह और फिर कॉलेज स्कूल में परफॉर्मेंसेस जिसमें डिफरेंट चीज़ें। और अभी यूनिवर्सिटी में भी। और ये सब कुछ वो साथ साथ चलता जा रहा है, उसमें मुझे मज़ा आता है और मैं इंजॉय करता हूँ, मैं कभी उससे बोर नहीं होता। और एकेडमिक्स तो साथ साथ ही चलते हैं। तो वैसे भी मुझे कोडिंग भी पसंद है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड मैंने इसीलिए ही चूज़ की थी क्योंकि मुझे उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट था। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों ही मेरे लिए एंटरटेनिंग हैं। और जब मैं एक से थक जाता हूँ तो अभी मोस्टली यही होता है कि गिटार साथ पड़ा होता है, मैं कोडिंग कर रहा होता हूँ, फिर थक जाता हूँ तो वो पकड़ के थोड़ी देर उसको लग जाता हूँ और फिर दोबारा से। सही वगैरह का काफ़ी शौक है इसलिए आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ की। तो अभी अगर हम वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ज़्यादा लाइक CS मानी जा रही है, मतलब क्योंकि सॉफ्टवेयर एक बहुत स्पेशलाइज्ड किस्म की हो जाती है एंड CS इज़ मोर जनरल। और इवन अगर हम बाहर भी कुछ जगहों पे देखें तो लाइक सॉफ्टवेयर को काफ़ी ऑब्सोलीट माना जा रहा है। तो इस लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने क्यों चूज़ की और आप मतलब इस बारे में आपकी क्या राय है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्सेस CS के बारे में? अच्छा, अभी जब कोई बंदा इन फील्ड्स में आता है तो उसे पता चलता है कि इन दोनों फील्ड्स के अंदर बड़ी एक थिन सी लाइन है, थोड़ा-सा डिफरेंस आता है। और जिसमें अगर हम सीएस की बात करें तो वो ज़्यादा कोडिंग की तरफ होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ज़्यादा वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिससे आप कह लें कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स और रिक्वायरमेंट एनालिस्ट और इन चीज़ों की तरफ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद बंदा ये जॉब नहीं कर सकता, लेकिन इसके बाद बंदा स्पेशलाइजेशन इसमें कर सकता है। जो कोडिंग है वो मेनली सीएस वालों का होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों को भी कोडिंग इक्वली करवाई जाती है और हम लोग भी सेम कोडिंग करते हैं। अगर कोई डिफरेंस आता है तो कुछ सब्जेक्ट्स में आगे जाके आता है, जिसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि सॉफ्टवेयर वालों ने ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना होता है और प्रोजेक्ट मैनेजर्स और ये चीज़ें सॉफ्टवेयर वालों को थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं एज कम्पेयर टू जो सीएस के स्टूडेंट होते हैं। ओके, तो जहाँ तक आप जैसे कि आपने ये बात भी मेंशन की कि थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो वैसे अगर CS मतलब एक मोर जनरल है और सॉफ्टवेयर उसकी हम कह सकते हैं एक ब्रांच है छोटी, राइट? तो हम आपको लगता है कि हमारी जो एकेडमिक्स हैं जो क्या कहते हैं जो हमारे कोर्सेज हमारे डिज़ाइन किए जा रही हैं सॉफ्टवेयर के, वो सिमिलर हैं CS के या CS सिमिलर है, मतलब वो जो डिफरेंस मीन एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट का थोड़ा सा डिफरेंस आना चाहिए वो उस तरह से नहीं आ रहा और बल्कि दोनों को एकदम से बिल्कुल दोनों को सेम डिग्रीज बनाई हुई है, बस नाम डिफरेंट दिए हुए हैं। और ये चीज़ आपको लगता है कि हमारी क्या कहते हैं एजुकेशन में हो रही है? अच्छा, मेरे ख्याल में हम सॉफ्टवेयर को सीएस का सबसेट नहीं कह सकते। दोनों डिफरेंट डिग्रीज हैं और दोनों दोनों में मोर और लेस सेम चीजें ही पढ़ी जाती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आता है वो जो मैंने पहले बता दिया। और
मेरे ख्याल में ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि जो सॉफ्टवेयर है वो सीएस का सबसेट है। तो आप कहते हैं कि वो बिल्कुल डिफरेंट है सीएस से सॉफ्टवेयर। ये चीजें रिलेटेड है, बहुत ज्यादा रिलेटेड है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब वैसे भी देखा तो जाए, अगर नस्ट के एतबार से देखा जाए तो नस्ट में सीएस की 150 सीट्स होती हैं और सॉफ्टवेयर की 100 सीट्स होती हैं। और अभी हम लास्ट एनईटी में देखें तो सेकंड टॉप सॉफ्टवेयर का मेरिट था। इसमें पाकिस्तान में रहते हुए आपको सिर्फ एक फायदा हो सकता है, मोस्टली स्टूडेंट्स को इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, वो ये फायदा है कि आप इंजीनियर होते हो जो कि पीसी से जिसको वो इंजीनियर रजिस्टर्ड होता है उसको नंबर भी मिलता है, और गवर्नमेंट की अगर इंजीनियर वाली जॉब आती है तो वो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते इंजीनियरिंग का एक टैग लग जाता है हैं। जी, ये है इसमें। सीएस में नहीं, मतलब सिर्फ आप एक आपकी सिर्फ बैचलर्स की डिग्री होती है, वो आपकी ई नहीं होती। वो BSCS है, ये BESE है। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो पीईसी से रजिस्टर्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो सिर्फ और सिर्फ नस्ट की और यूईटी टेक्सला की, आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल में ये है। ओके, सो एहसन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने आपने कहा कि आप जो थे पहले से ही वोकलिस्ट थे, मतलब आपकी बचपन से ही आप मतलब आपको सिंगिंग का शौक था, आप नाते वगैरह पढ़ते थे, तो आपने मतलब इसको कुछ परस्यू किया या आप यूनिवर्सिटी में आके आपको एक थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर मिला और आपने इस चीज़ को ज़्यादा इसको आप लेके चले गए साथ साथ एकेडमिक्स के? नस्ट में हमें पता है कि इन चीज़ों के बारे में अच्छा खासा एक्सपोजर है स्टूडेंट्स का, और एन 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 NMX नस्ट म्यूजिक एक्सपेरिमेंट, ये सोसाइटी स्पेशली म्यूजिक के लिए ही बनाई गई है। और लास्ट टाइम, सिर्फ लास्ट टाइम जो मीडिया क्लब है NMC, उन्होंने भी अपनी एक टीम बनाई जो कि थी मे बी टैलेंट हंट और समथिंग लाइक दिस। उसमें भी इन्होंने लोग ऐसे ही उठाए जो कि मोस्टली सिंगर्स थे, मतलब कोई भी टैलेंटेड बंदा था उसे उठाया, लेकिन उसमें एक अच्छी खासी जो चीज़ें शो वो थी सिंगर्स की और म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ों की। और नस्ट में वैसे भी आपको इस फील्ड में भी अच्छा खासा सीखने को मिलता है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे जो सीनियर्स थे या ओवरऑल नस्ट में अगर मैं NXC के जो थे सेशंस होते थे, हमारे सेशंस तो नहीं कह सकते, मतलब डेली जाके जैमिंग करते थे, तो उसमें जो लोग आए होते थे वहाँ पे आपको हर किस्म का इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला बंदा मिल जाता है, जैसे कि गिटारिस्ट होते हैं, इलेक्ट्रिक प्ले करने वाले होते हैं, ड्रमर और ये सब कुछ। तो आप जाओ, आप उनके साथ जब प्रैक्टिस करते हो आपको पता चलता है कि ये चीज़ें होती कैसे हैं, और आप वो चीज़ों को पर्सनली फील करते हो और उससे फिर आपको सीखने को मिलता है। उसके अलावा नॉर्मली ये होता है कि जब एक बंदा इधर आता है जिसने सीखा नहीं होता, जैसे कि मैंने सीखा नहीं, किसी बंदे से नहीं सीखा, कोई ऐसे क्लासेस नहीं अटेंड की, तो उसको थ्योरी का नहीं पता होता। हालांकि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें थ्योरी का पता होता है, तो फिर आपको उन लोगों से और ज़्यादा सीखने को मिलता है। और अभी तो हमारे पास अब्दुल्ला कुरैशी और यशल शाहिद की भी एग्जांपल है। ओके, सो आई वाज सेइंग कि आप जैसे डिफरेंट क्लब्स वगैरह हैं वो मतलब आपको एक पुश दे देते हैं आपने जिसकी तरफ आपने अपना कैरियर लेकर जाना होता है, और अगर आप उसके अपनी कैरियर के साथ विलिंग भी नहीं है, मतलब अगर आप कुछ बच्चे डिग्री के साथ विलिंग नहीं होते तो वो भी आपको एक पुश मिल जाता है कि आप अपने लिए एक दूसरा रास्ता अल्टरनेट भी आप अपने लिए देख लो, राइट? बिल्कुल, क्योंकि इधर आप अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो वो भी अच्छी खासी, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहें उसकी फैसिलिटीज़ हैं, और इसी तरह से आप ये कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है नस्ट में, आप कुछ भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम सॉफ्टवेयर वालों के लिए देखें तो सीक्स में हमारे पास एक जो सबसे बड़ी चीज़ समझी जाती है वो है टक्कर लैब। उसमें मोस्टली स्टूडेंट की ट्राई होती है कि हमें इंटर्नशिप ऑफर हो। वो दरअसल लैब है जर्मनी की, और उसका सब कैंपस या सब लैब कह लें वो है सीक्स में। तो स्टूडेंट्स हर साल, ये इस साल को छोड़ के क्योंकि कोविड की वजह से नहीं गए थे, हर साल सीक्स से स्टूडेंट्स आते हैं जर्मनी फॉर इंटर्नशिप। तो वो चीज़, और इस तरह से आपको अब माइक्रोसॉफ्ट के स्टूडेंट एम्बेसडर्स आपको मिलते हैं। ACM जो सॉफ्टवेयर या CS वाले हैं अगर वो देख रहे हैं तो उन्हें मैं स्पेशली ये रिकमेंड करूंगा कि ACM नस्ट, अगर आपका एडमिशन हो जाता है नस्ट में तो ACM से जरूर अटैच होना, ये है ही आप लोगों के लिए। और डबल वाले जो है इसी तरह उनकी IEEE है, और ये इंटरनेशनल वाली ही सोसाइटीज़ हैं, और
और ये नस्ल में भी काम कर रही है। तो इसी तरह से, और इसी तरह ऐसे हमको जो स्पॉन्सर्स मिलते हैं वो भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गिटहब, रेड बुल, ये मिलते हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर मिलते हैं, और इस वजह से ये बहुत अच्छा काम कर रही है। सही। एहसन, यू मेंशन्ड आपको एनएमसी एनएमएक्स से एक थोड़ा सा पुश मिला, उसके अलावा आपने मतलब कौन कौन सी, क्योंकि काफ़ी सारी क्लब्स हैं और अब बाहर मतलब स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी क्लब्स, ऐसे कौन कौन सी सोसाइटीज़ थी जिन्होंने आपको लाइक ग्रूम किया, आपको एक बताया कि यू आर सपोज टू डू दिस, आपने ये करना, आपने ये नहीं करना, तो वो कितनी कौन कौन सी सोसाइटीज़ थी और किस तरह उन्होंने वहाँ पे गाइड किया? फर्स्ट ईयर मैं प्राइवेट हॉस्टल में रहा हूँ, जो कि अभी स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स तो नहीं रहेंगे क्योंकि नए हॉस्टल बन गए हैं, सब लोग को अंदर मिल जाता है। जो मैंने सोसाइटीज़ में या इवेंट्स में काम करना शुरू किया वो था मेरा सेकेंड ईयर, लास्ट ईयर मैंने बहुत ज़्यादा ज्वाइन किए थे, और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली चीज़ ओरिएंटेशन ऑफ नेस्ट 19, वो एक इवेंट है, और उसकी अलग से ओसी बनती है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उसकी अलग से बनती है, और उसमें मैं ओरिएंटेशन गाइड था। उससे ये जर्नी कहने के स्टार्ट हुई, और उसके बाद मैंने खुद अपने अंदर अच्छा खासा चेंज आता देखा, क्योंकि सोसाइटीज़ में आप बहुत कुछ सीखते हो। मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो किसी ना किसी सोसाइटी में या 2-3 सोसाइटीज़ में ज़रूर रहें, क्योंकि उससे आपको डिफरेंट चीज़ें करने का मौका मिलता है। जैसे कि अब उसके बाद मैं बहुत सी सोसाइटीज़ में रहा हूँ, एनएलसी में था, उनका एनएलएफ 2.0 हुआ, मैंने आज तक एज अ एमओसी किसी भी सेरेमनी का होस्ट जिसे कहते हैं वो नहीं था, मैं पहले नहीं ये किया हुआ था, तो उधर मैंने ऑडिशन दिया, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, तो मैंने एनएलएफ 2.0 की जो ब्रांड लॉन्च सेरेमनी थी उसमें एज अ एमओसी भी वो रोल प्ले किया था। तो ये चीज़, इससे भी डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, और जो मेन चीज़ होती है सोसाइटीज़ में जाने से आपको लोगों के सामने बोलने का मौका मिलता है, बेशक वो आपकी टीम ही हो, और इस तरह आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। उसके अलावा आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो। मोस्टली ये होता है कि नर्स के अंदर आप अपने डिपार्टमेंट, अपनी क्लास और इन लोगों को ही जानते होते हो, या हॉस्टल में आप जो आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप सोसाइटीज़ में जाते हो तो आप ओवरऑल नर्स में बहुत से लोगों को जानना शुरू हो जाते हो, तो ये चीज़ वहाँ से क्रिएट होती है। तो इसलिए जो सोसाइटीज़ हैं ये नर्स में आपकी ग्रूमिंग में एक अच्छा खासा पार्ट प्ले करती तो आपने इतनी मतलब माशाल्लाह तो इवेंट्स का आपने बता दिया इतनी कि मैं इस मतलब इवेंट में माशाल्लाह गया, इस इवेंट्स इवेंट का में बता गया, दिया कि इतनी मैं इस इस इवेंट सोसाइटी में में, गया, उस इस सोसाइटी इवेंट में में। गया। तो अपने एकेडमिक्स के साथ ही कैसे सारा तो कुछ अपनी मतलब हैंडल एकेडमिक्स के किया साथ ही आपने, कैसे किस तरह सारा कुछ टाइम को कैसे हैंडल किया मैनेज आपने, किया? किस तरह टाइम को क्योंकि कैसे बहुत ज़्यादा, मैनेज क्योंकि किया? अभी तो क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत इंजीनियरिंग कर ज़्यादा, रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अभी तो बहुत सॉफ्टवेयर लैब्स होती इंजीनियरिंग कर हैं, रहे हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की इंजीनियरिंग भी, बहुत लैब्स सॉफ्टवेयर की होती भी, हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर लैब की और भी, ये वो। सॉफ्टवेयर की भी, तो उसके कंप्यूटर साथ लैब। ऊपर से प्रोजेक्ट्स, तो उसके साथ ऊपर असाइनमेंट्स, से तो ये प्रोजेक्ट्स, सारा कैसे असाइनमेंट, आप मैनेज तो करते ये हैं? सारा कैसे आप मैनेज करते हैं? एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मैंने नस्ल में आने के बाद अपने आप में देखा है वो ये है कि मैं अब टाइम ज़ाया नहीं करता। मतलब टाइम ज़ाया करने से मुराद ये है कि पहले ये होता था कि इतना ज़्यादा टाइम मैं वैसे ही बैठा हुआ हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा काम कर रहा हूँ मैं उसमें गुजार देता था। लेकिन अभी ये है कि ज़्यादा सी चीज़ें करने के लिए हैं तो हम हर वक्त कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम करते रहते हैं। तो इससे इससे ये होता है कि आप सब चीज़ें मैनेज कर लेते हो। उसके अलावा अगर आप सोसाइटीज़ की बात करें तो सोसाइटीज़ में हमेशा ये होता है, वो आपको ये कहते हैं कि अगर आपके OHTs हैं, हम उस वीक में आपको, उस 1-2 वीक में आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। आपके फाइनल्स हैं उसमें बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। सोसाइटीज़ इस चीज़ में तंग नहीं करती। मोस्टली अगर हम देखें भी, मैं जिस वाली सोसाइटी में भी था वो है NMX, नस्ट एक्सकरियन क्लब, मेरे ख्याल में NXC, सॉरी, नस्ट एक्सकरियन क्लब, उसमें भी था। तो उसमें ये होता था कि हमारी ट्रिप हमेशा OHT वाले वीक के बाद वाले वीकेंड पे जाती थी, या उससे नेक्स्ट बाद वाले वीकेंड पे, क्योंकि इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखा जाता था कि जो हमारा इवेंट आ रहा है या जो काम हमारे वो सोसाइटी के मेंबर्स कर रहे हैं उसमें ये तो नहीं हो रहा कि उनके एकेडमिक्स के साथ कुछ बहुत ज़्यादा क्लैश तो नहीं आ रहा है। इस चीज़ को ज़रूर देखा जाता है, और अगर हम सोसाइटीज़ ज्वाइन भी करते हैं तो उधर हमें काम उस वक्त होता है जब हमारा एकेडमिक्स के साथ इतना कुछ वो ज़्यादा नहीं होता, हमें बहुत ज़्यादा उधर काम नहीं करना पड़ रहा होता, और जब एकेडमिक्स का लोड आता है तो वो चीज़ें हो जाती हैं। वैसे भी यूनिवर्सिटी में पहुँच के स्मार्ट वर्क से ही आप काम कर सकते हो। तो स्मार्ट वर्क करना होता है, आपको OHT से पहले अच्छी खासी मेहनत करनी होती है, और एक राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी होती है। तो वो टाइम अगर आप सही तरह से लगा लेते हो तो एकेडमिक्स में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो।
कोई मसला नहीं है और चीज़ें सीख भी सकते हैं। ओके। अच्छा, आपने जो है पहले मेंशन किया था कि टकल लैब का और उसके रिलेटेड रिसर्च जो इंटर्नशिप्स वगैरह मिलती हैं, तो आप थोड़ा सा हमें ये बताएं, क्योंकि आपके 3 साल तो हो गए हैं इस आगे सेमेस्टर जो समर्स आएगा, अगर हालात इंशाल्लाह बेहतर रहे कोरोना के, तो हमारी भी थर्ड ईयर वाली स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जो है मैंडेटरी इंटर्नशिप्स आएंगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपको लाइक जब इंटर्नशिप अगर किसी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट ने भी करनी हो या फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट ने भी करनी हो, तो वो उसमें कितना मतलब नस्ट आपके साथ कॉपरेट कर रहा होता है आपको इंटर्नशिप ढूंढने में, और एज अ नस्ट के स्टूडेंट आपको कितना वो बेनिफिट कर रहा होता है जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं। अच्छा, अभी मैं पहले ये बता देता हूँ कि टकल लैब का क्या होता है। टकल लैब का ये होता है कि सब स्टूडेंट्स को मेल जाती है, बेशक वो फर्स्ट ईयर का है, बेशक वो फाइनल ईयर का है। तो उस मेल में आपने अप्लाई करना होता है फॉर इंटर्नशिप इन टकल लैब, दैट इज इन सीक्स। ठीक है, तो सीक्स में आपको पहले आपका टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है, आपको सीक्स वाली टकल लैब में इंटर्नशिप मिल जाती है। उसके बाद अगर आप उधर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर उधर जो हमारे टीचर्स हैं, डॉक्टर फैसल शिफायत हैं, जो कि टकल लैब को लीड कर रहे हैं, और ये मैं बता दूं कि वो उन्हें कोई अवार्ड मिला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन सा है, लेकिन वो सिर्फ एक मुस्लिम साइंटिस्ट को मिला हुआ। तो ही इज द वन हु इज लीडिंग द टकल लैब। तो उसमें ये था कि वहां से जो लोग सिलेक्ट होते हैं सिक्स वाली टकल लैब में इंटर्नशिप के लिए, उनमें से जो वो टीचर्स सेलेक्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो टीचर्स भेजते हैं जर्मनी उधर से स्टूडेंट्स को। तो पहले आपको पाकिस्तान वाली टकल लैब में ये करना पड़ती है और उसके बाद हमारी। उसके अलावा अगर हम ये बात करें कि नर्स के स्टूडेंट्स को कहने के मार्केट में जाके कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, तो उसमें हाँ, ये जो स्किल्स होती है ये वेरी करती हैं फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को छोड़ भी दें तो जो नर्स के स्टूडेंट में एक बेहतर चीज समझी जाती है, जो मेरे ख्याल में मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट ईयर के बाद एक इंटर्नशिप की थी एक कंपनी में, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी इस्लामाबाद में। तो उसमें भी जो चीज मैंने सुनी भी है और ऑब्जर्व भी किया, उसमें ये है कि जो दूसरी यूनिवर्सिटी से आप कह लें कि जिन यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता या इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होती, उन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी सॉफ्ट स्किल्स उस तरह से नहीं होती जिस तरह से एक नर्स के स्टूडेंट की सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। और मेनली अगर हम देखें कि जो एमबीए वगैरह जो या फिर जो एमबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी मार्केट में अगर हम ये चीज़ देखें नर्स की स्पेशली, तो उसमें ये है कि इनकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रूम की जाती हैं और मार्केट में ये स्टैंड आउट करती हैं इस वजह से। क्योंकि ये बात मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने एक इंटरव्यूअर से बात की थी, जो कि एक कंपनी के डायरेक्टर थे, और उन्होंने ये मुझे बताया था कि ये अच्छा खासा एक डिफरेंस टेस्ट के स्टूडेंट्स से मिलता है। सही। तो अभी हम इंटर्नशिप और इंडस्ट्री की बात कर ही रहे हैं, तो अगर हम नस्ट की ही बारे में बात करें कि नस्ट के अंदर भी एक छोटी मोटी आपको इंडस्ट्री मिल जाती है, आप एनएसटीपी जाओ, आप सीआईई जाओ, आपको इंक्यूबेशन वहाँ पे काफ़ी मिल जाते हैं। तो स्टार्टअप्स के लिहाज से आप क्या कहेंगे कि नस्ट कितना कोऑपरेटिव है और कितना आपको बेनिफिशियल रहता है? उसके उसके लिए नस्ट ने तो अपना इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया हुआ है जिसकी आप बात कर रही हैं। तो उसमें उसका प्रोसेस जो है, जो जो मुझे पता था उसमें ये था कि अगर आपका स्टार्टअप का आइडिया उन्हें अच्छा लगता है तो आपको वो उधर जो एक कॉमन रूम है उसमें जगह दे देते हैं ताकि आप उधर बैठ के डेवलपमेंट करते रहें। और अगर आप उसको सक्सेसफुली डेवलप कर लेते हैं तो आपको नस्ट में ऑफिस भी मिल जाता है, जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम आपको अपियर करना पड़ती है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे ख्याल में इट इज जस्ट 25,000 पर मंथ। तो इसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, इंटरनेट मिलता है और बाकी सब कुछ मिलता है आपको, और किसी चीज की टेंशन की जरूरत नहीं होती। और मोस्टली जो हमारे पास उधर अभी हमारे पास एक जो बहुत बड़ा था स्टार्टअप था जो सोसाइटी का था, वो भी उधर उधर से ही शुरू हुआ था, उधर उनका ऑफिस था। और इसी तरह से बहुत से स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उधर, और इवन के हमारे क्लास फेलोज भी उनके साथ काम कर रहे हैं और वो उन्हें पे कर रहे हैं। मतलब वो उनको डेवलपर चाहिए, वो थोड़ा बहुत पे करते हैं और उनसे काम करवा लेते हैं। और क्योंकि आइडिया उनका है तो मेन वही लीड कर रहे हैं। और इसी तरह से किसी भी स्टूडेंट का है, वो जाए आइडिया पिच करे उधर, और अगर उन्हें पसंद आ गया तो आपको वो फैसिलिटेट करेंगे अच्छा खासा, और आप अपने आइडिया पे अच्छा खासा काम कर सकते हैं मिनिमम कॉस्ट। सही।
तो अब नस्ट की अगर हम तो अब पर्क्स की नस्ट बात की करें अगर हम तो पर्क नस्ट के माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पर्क्स हैं आपको, मतलब आपको स्किल आपके ओन करने में काफ़ी हेल्प आउट करता है। उसके अलावा अगर आपके कोई आइडियाज़ हैं उनको पिच करने में, तो आपको लगता है एक बंदा जो कि इतना क्रिएटिव है इस लिहाज से कि हाँ भाई कि मैंने ये काम करना है, या मैंने ये स्टार्टअप करना है, या मैं इस स्किल को लेके जाऊंगा, तो आपको लगता है कि उनकी किसी तरह से लाइक उनका जीपीए इस पे इफेक्ट हो रहा होता है, या फिर उनकी एकेडमिक लाइफ पे थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा होता है, या वो भी स्मूथ जा रही होती है? अब हमारी जो फील्ड है इसमें ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट रखती हैं कि आपका जीपीए कितना है एंड द सेकंड है आपकी स्किल्स कितनी है। अब कहा यह जाता है कि अगर आपका जीपीए बहुत ज़्यादा भी है, ये मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ और सीएस की, इसमें अगर आपका जीपीए बहुत ज़्यादा है, कैन बी एब्सोल्यूट 4, और आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं की और आपको स्किल्स नहीं आती, तो आपका कोई फायदा नहीं है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आगे जाने में। और कंट्रारी टू दिस, अगर आपका जीपीए 2.5 भी है लेकिन आपकी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा कमाल की हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। और इसमें ये होता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं और सब स्टूडेंट्स ही ऐसे करते हैं। अब थ्रू आउट दी सेमेस्टर हम लोग चीज़ें सीखते रहते हैं। चीज़ें वो नहीं सीखते जो क्लास में पढ़ाई जाती हैं, वो सीखते हैं जो हम खुद कर रहे हैं। मोस्टली ये होता है कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो नए होते हैं, मेरी तरह मैं वो बंदा था जिसे प्रोग्रामिंग की एबीसी भी नहीं पता थी, तो मुझे क्लासेस का पढ़ना पड़ रहा था। मतलब मैं अगर वो ना पढ़ता तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आती थी। और हमारे साथ वो स्टूडेंट्स थे जो कि बहुत हाई लेवल का उस वक्त ही उन्हें काम आता था। तो अगर एक ऐसा बंदा है जो नया है, वो शुरू में 1-2 साल तो क्लासेस का ही पढ़ेगा और उसी पे फोकस करेगा, और उसके बाद वन पॉइंट थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के बाद वो खुद से ऐसी चीजें सीखना शुरू कर देगा जो कि चीजें यूनिवर्सिटी ने नहीं करवानी। यूनिवर्सिटी सारी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकती। और हमारा हमारा ये कोई भी कोर्स पढ़ने का मतलब यही होता है कि हमें उसमें उसकी बेसिक्स पता चल जाए ताकि हम आगे उसमें खुद कर लें। और वैसे भी किसी भी चीज़ में हम मास्टर तो नहीं हो रहे होते इस बैचलर्स में। तो इसलिए ये चीज़ खुद ही बैलेंस करनी होती है। और ये करना भी बिल्कुल गलत है कि आप एकेडमिक्स को बिल्कुल ही छोड़ दें। ये बात नहीं है कि जीपीए बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। अगर आपने मास्टर करना है और आपका जीपीए नहीं अच्छा, तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा। और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा होता है वो भी अच्छा खासा इम्पोर्टेंट होता है, और अगर आप उसको मिस करते रहते हो तो आप लोग बहुत कुछ मिस करते हो। ओके, तो मेन कॉन्सेप्ट्स आपको आपकी क्लास में या आपको बेसिक्स आपकी वहीं पे बिल्ड हो रही होती हैं, और उससे आगे जो करना है दैट्स टोटली अप टू यू कि आपने कैसे करना है, राइट? हाँ, यू मेंशन कि आपको जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आए थे, यू डिडंट नो द एबीसी, यू डिडंट नो एनीथिंग, या मतलब इतना ज़्यादा आपको आइडिया नहीं था। तो उससे पहले का जो प्रोसेस था, नस से आने का पहले का जो प्रोसेस, वो आपके लिए कैसा था, या वो कितना कठिन था, कितना मुश्किल था, या वाज इट जस्ट स्मूथ? हाँ, मेरा जो सिनेरियो था वो बहुत से स्टूडेंट से डिफरेंट था। अब ये था कि मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी जो कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को होती है। उसकी रीज़न ये है कि मैं छोटे शहर से था, और इधर बस इस तरह से वो काउंसलिंग के लिए कोई नहीं होता और ये चीज़ें नहीं होती। और मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है। जब मैंने एडमिशन लेना था तो मेरा इलेक्ट्रिकल में भी इंटरेस्ट था। तो मैंने फिर मैं ऐसा बंदा ढूँढ रहा था यार जिसने ये चीज़ की हो, जो इस प्रोसेस से गुज़रा हो, वो मुझे एग्ज़ैक्टली बता सके कि होता क्या है। फिर मैंने कुछ टीचर्स ढूँढे अपने शहर में ही, जिन्होंने सीएस वगैरह किया हुआ था। तो मैंने उनसे जाके डिटेल्स में बात की कि सर ये होता क्या है? मुझे ये बताएँ कि इसमें, फिर उन्होंने बताया कि इसमें ये चीज़ें होती हैं और ये सब कुछ ऐसा होता है। और फिर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से भी पूछा, तो उन्होंने भी मुझे बताया, और फिर मैं उनकी पर्सनल राय भी पूछता था। और जिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से मैं पूछता था वो कहता था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना करो। मुझे उसकी रीज़न समझ नहीं आ रही थी। और सॉफ्टवेयर वाला कहता था हाँ ज़रूर करो। तो अब ये भी हो सकता था कि जिससे मैं पूछ रहा था वो इस चीज़ से डिसअपॉइंट था। और दूसरा जिससे मैं पूछ रहा था वो इससे सेटिस्फाइड था, इसलिए वो मुझे रेकमेंड कर रहा था। तो इस तरह से फिर मैंने सारी चीज़ें जब देखी, तो बाकी जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, और मेरा वैसे भी ये मतलब कंप्यूटर वगैरह में ये चीज़ों को छेड़ते रहना और मोबाइल वगैरह में चीज़ों को छेड़ते रहना, इसमें पहले भी मैं लगा रहता था। तो इसलिए फिर मेरा इसमें ज़्यादा इरादा बना, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं
सॉफ्टवेयर में ही आऊँगा और मैंने टॉप प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही रखी थी एंड सेकंड टॉप वाज सीएस प्रैक्टिकल के साथ। ओके, किस तरह से बच्चों को गाइड किया जा सकता है कि आप लोग मतलब, क्योंकि अब आप ने जैसे मेंशन किया आप हैं और एक और आपके साथ फीमेल स्टूडेंट्स, तो आप लोग मतलब, क्योंकि अभी आप सिर्फ दो हैं, मतलब इतना बड़ा बैच होता है अराउंड कोई मतलब पूरे अगर 2018 का बैच भी देखा जाए उसमें अभी डबल ई है, एसएमएमई में के मैकेनिकल मटेरियल्स, तो इतने ज़्यादा हैं और आप लोगों को इतने बड़े बैच में भी सिर्फ आपको एक और बंदी मिली जो कि मंडी बाउल्दीन की थी, आपकी जगह की थी। तो आप मतलब इससे पता चलता है कि इतना ज़्यादा रेशो नहीं है, मतलब कि जहाँ से स्टूडेंट्स डिफरेंट मतलब इतना डाइवर्स उस तरह से नहीं है, फिर भी है बट उस तरह से मतलब फिर भी इतना नहीं है, मतलब फिर भी ज़्यादा रेशो हमें सिटीज़ के नज़र आता है। तो फिर हम किस तरह से ये चीज़ जो है इसको इस रेशो को हम कम कर सकते हैं, थोड़ा और इस चीज़ को डाइवर्स कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव बच्चे वहाँ से ला सकते हैं। अभी हमारी दफा वाला सीन थोड़ा सा डिफरेंट था अभी वाले सीन से। उसमें डिफरेंस क्या था कि जब हम आए थे, अगर मैं नस्ट या लाइफ एट नस्ट सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे वो वीडियो मिल रही है सिर्फ अली सर वाली या फिर एक दो पुरानी और वीडियोस है। अभी मैंने देखा है कि हमारे बैचमेट्स और अभी जो नए ब्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने बहुत सी वीडियो जिनमें एक उस्मान बिन अफान और उसके अलावा एक अली अली साजिद, इन लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनईटी एंड ये चीजें, जिसमें इन लोगों ने इस चीज पर भी बात की कि नस्ल में एडमिशन कैसे लेना है। तो अभी ये चीजें तो सबसे ज्यादा इजीली सबके पास एक्सेसिबल है। अब मुझे भी याद है कि जब मैं नस्ट में मेरा एडमिशन हो गया था, उसके बाद मेरा कांटेक्ट पहले ही अपने क्लास फेलो से हो गया था फेसबुक के ग्रुप से। तो वो चीजें जो बन गई हैं, उनके अलावा जो बेस्ट सोर्स मुझे लग रही है कि एक अगर बहुत ही अच्छी सी सीरीज जिसमें इस चीज को इग्नोर किया जाए कि इनको तो ये बात तो पहले ही पता होगी, ये चीज बहुत सी चीजें मिस करवा देती है। मतलब अब एक बंदा बना रहा है, वो कहता है कि मुझे तो इस वक्त ये बात पता थी, इसे भी पता ही होगी। आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एक पूरी सीरीज, एक प्लेलिस्ट अगर बना देते हैं यूट्यूब पे जो कि अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो ये जो छोटे शहर के लोग हैं, अगर वो देखते हैं और उससे वो गाइड हासिल करते हैं, तो वो अच्छा खासा उनके लिए हेल्पफुल होगा। और मुझे याद है कि जो दूसरी स्टूडेंट थी, उन्होंने भी आई थिंक किप्स, और वो थी कहीं और वाली, किप्स से ही प्रिपरेशन की थी इसके लिए, इसीलिए उन्हें भी ये पता था ये सब कुछ। तो नॉर्मली फिर इधर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। और ये चीज़ अगर हमें, क्योंकि अब इंटरनेट तो हर एक के पास एक्सेसिबल है और यूट्यूब भी सब लोग यूज़ करते हैं, और इस चीज़ के बारे में मुझे याद है कि मैंने सर्च किया हुआ था, मैंने पहले वीडियोस देखी हुई थी जो मुझे नस्ल के बारे में मिली थी। और इसी तरह से अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ऑलरेडी हैं अब यूट्यूब पे, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो ये बेस्ट हो सकता है, क्योंकि बेस्ट पॉसिबल वे है ये करने का। वरना तो अभी मैंने कुछ वो भी देखे हैं, कुछ स्टार्टअप्स ऐसे देखे हैं जो कि ऐसे स्टार्टअप्स हैं कि अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो आप कनेक्ट हो जाएंगे विद नस्ट यूनिवर्सिटीज एलुमनाई, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और जो न्यू कमर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। उसमें एक मुझे उसका नाम भी याद आ रहा है, सर्च ओ पाल उसका नाम है, सर्च ओ पाल वेबसाइट ही है। तो उसमें ये है कि जैसे लिंक्डइन है, लेकिन लिंक्डइन ज़्यादा प्रोफेशनल में चली गई है, उसका आइडिया सेम है, लेकिन उसका कहना ये है कि ये हम कनेक्ट करेंगे जो नए आने वाले लोग हैं, एलुमनाइज हैं, और जो अभी पढ़ रहे हैं लोग उनको, ताकि जो नए आने वाले हैं जो अभी पढ़ रहे हैं उनसे हेल्प लें, एलुमनाई से हेल्प लें, और जो अभी पढ़ रहे हैं जो 7th 8th और फिनिश करने वाले हैं अपनी डिग्री, वो लोग जो एलुमनाइज हैं उनसे हेल्प लें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का इरादा होता है कि हम मास्टर करेंगे, और बहुत ज़्यादा जो एलुमनाइज होते हैं वो पहले कर चुके होते हैं, तो बेस्ट लोग वही होते हैं इन्हें गाइड करने के। ओके, तो आप कोई हमारे व्यूवर्स को एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि यार अप्लाई हर जगह करो। क्योंकि मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके एफएससी में ज़्यादा मार्क्स थे, और उन्होंने मेरे से ज़्यादा मार्क्स थे, दो ऐसे थे क्लास में, उनमें से एक ने नस में अप्लाई किया था, एक ने किया ही नहीं था। और वो दरअसल लोगों को उसमें पता ही नहीं था, वो कह रहा था कि यूटी बेहतर है। तो वो चीज़ कोई भी अगर कोई इसे देख रहा है तो वो मेरी बातों पे बिल्कुल भी ना जाए जो मैं कह रहा हूँ,
वो इंटरनेट तुम्हारे पास बेस्ट सोर्स है। और जब तक तुम खुद चीजें सीखना शुरू नहीं करोगे, तुम कुछ बहुत ज्यादा नहीं सीख सकते और एग्जैक्ट सेम चीज तक नहीं पहुंच सकते हो। मे भी मेरी बहुत सी बातें मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक हैं और आपके एक्सपीरियंस ऐसा ना रहे। तो इसलिए सबसे जो बेहतर चीज है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो और जो खुद अच्छी तरह से सही समझ आती है चीज वो करो। उसके अलावा ये है कि एंट्री टेस्ट के दिनों में बस अब जान लगा दो अपनी और एक तो एडमिशन हो जाए। मुझे याद है कि मुझे बहुत मुश्किल हुई थी उधर, क्योंकि फर्स्ट टाइम हॉस्टल में रह रहा था और रमजान भी आ गया था और मेरे साथ तो एक और भी ट्रेजेडी हो गई थी। तो वो बड़ा काम खराब हो गया था। तो दरअसल वो हुआ ये था कि मैं यूनिवर्सिटी सॉरी अकेडमी हॉस्टल से नज़दीक थी, तो मैं पैदल जाता था, तो मुझे जो मोबाइल स्नैचेस होते हैं वो मिले थे। तो मैं डर गया था। फिर उसके बाद मुझे हॉस्टल में ही डर लगना शुरू हो गया था और फिर वो कुछ अर्से बाद चीज़ें नॉर्मल हुई। ऑल तो मैं भाग गया था, मतलब वो दूसरी मैं उन्हें देख के भाग गया था, ये तो वो चीज़ थी, बच गया था। लेकिन मुझे वो उसके बाद डर लगना शुरू हो गया था और वो उस तरह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये है कि अगर वो मैंने टाइम उस तरह से मेहनत की थी और वो मुश्किल से निकाला था, तो मेरा एडमिशन हो गया था और मैं बहुत खुश हूँ और मैं सेटिस्फाइड हूँ और मैं ये कहता हूँ कि शुक्र है कि मैंने उस वक्त मेहनत की थी। उस वक्त बहुत मुश्किल रहा, मैं उधर हॉस्टल में रहा था, लेकिन एट द एंड वो मुझे अभी तक फायदा दे रहे हैं कि मेरा नस में एडमिशन हो गया था। मे भी इसके अलावा ना होता। तो यही है कि अभी एफएससी के बाद सही तरह से मेहनत करो। नस में पता है कि 75% एनईटी का होता है। एफएससी फर्स्ट ईयर में अच्छी खासी मेहनत करो। मेरे भी मुझे एज ये था कि मेरे फर्स्ट ईयर में नंबर ज्यादा थे, सेकंड ईयर में थोड़े से कम ही आए थे। फर्स्ट ईयर में मेरे बंदे थे 89%। तो उस चीज का मुझे अच्छा खासा फायदा हुआ था। और अगर हम वही देखें, एनईटी में मेरे थे 137। ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरा एडमिशन हो गया था क्योंकि मेरे एफएससी में अच्छे थे। तो ट्राई करो जो फर्स्ट ईयर में है वो फर्स्ट ईयर में कम से कम बहुत ज्यादा मेहनत करो और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। और उसके अलावा मैंने सिर्फ एक एनईटी दिया था, एनईटी 3। ट्राई करो कि सारे दो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि यार मोस्टली स्टूडेंट सारे देते हैं। जो बड़े शहर के मेरे साथ भी पढ़ रहे हैं उन्होंने 3 3 दिए हुए थे। तो वो करो। और तीसरी बात ये कहूंगा कि यार अगर तुम्हारे एफएससी में नंबर कम है तो टेंशन ना लो, हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। मे भी तुम्हारा एक साल ज्यादा लग जाए। इसके एग्जाम्पल मैं ये दूंगा कि मेरा एक दोस्त है, क्लास फेलो है और दोस्त भी है। उसके फर्स्ट टाइम जो एफएससी में नंबर थे वो थे 700 समथिंग, ठीक है। उसने उसका उसका यूनिट फैसलाबाद में हो भी गया था, लेकिन उसने कहा मैंने जाना नस में। उसके फर्स्ट टाइम भी एनईटी में 140 प्लस थे, लेकिन उसका नहीं हुआ था। एससी में नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं हुआ था और एरोनॉटिकल में भी नहीं हुआ था। उसके तो मैं एरोनॉटिकल में रिसाल पूछा हूँ। दूसरी दफा उसने उसके टोटल अभी तक भी एफएससी में नंबर 800 कुछ हैं और एनईटी उसने दोबारा से दिया। उसके 145 या इतने नंबर आए और उसका एडमिशन हो गया। उसका एक साल जाया हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बेहतर है एज कम्पेयर टू अगर वो एक छोटी यूनिवर्सिटी में जाता और वो उतनी चीजें ना सीख पाता। एक साल उसका जाया हुआ वो, और वो तो उसने मिस किया। तो ये चीज है। और उसके अलावा उसने जो गलती की थी वो ये थी कि फर्स्ट ईयर उसका सीएस में हो रहा था, सॉफ्टवेयर में नहीं हो रहा था, और उस बंदे ने छोड़ दी थी। कहता था सॉफ्टवेयर ही करनी है। सॉफ्टवेयर और सीएस में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अगर सीएस में भी हो रहा है तो कर लो। और अभी तो वैसे ही इनका मेरिट अच्छा खासा बढ़ गया है, तो ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सको। और कंपटीशन हमारी दफा से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ओके, सो थैंक यू सो मच एहसन। आई होप हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें ली होंगी। देयर वाज अ लॉट ऑफ विजडम इन योर वर्ड्स। सो आई होप सबको बहुत मज़ा आया होगा, ये एपिसोड देख के बहुत अच्छी अच्छी बातें मिली होंगी। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर एपिसोड। विल बी बैक विद एपिसोड 8 एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़ एहसन। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो एंड अल्लाह हाफिज़ everyone. Yeah, do like and subscribe and comment people. Okay, till then, Allah Hafiz.